नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 95। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने अभी यहाँ पे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, वो अपन यहाँ पे लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर है वो कंप्लीट यहाँ पे कोर्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में 9,999 क्वेश्चंस की अपनी यहाँ पे सीरीज चल रही है। और अपन यहाँ पे थ्योरी क्लास का शॉर्ट यहाँ पे टाइम के आधार पर देखें तो थ्योरी क्लास है उसका भी अपन ने 10-10 मिनट का है वो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए है लगातार यहाँ पे चैनल से जुड़े रहे। आज अपनी यहाँ पे क्लास रहेगी वो रहेगी 95। एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 95 सीरीज रहेगी और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे रहने वाला है। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक में स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ 400 मीटर ट्रैक की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कितनी रहेगी 78, 79, 80, 84.39। तो दोस्तों, जो ट्रैक होता है वो तीन प्रकार के आप ट्रैक देख सकते हो। स्टेट के आधार पर बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे स्टेट के आधार पर देखें तो अपन तीन प्रकार के ट्रैक होते हैं। 79 स्टेट का, 80, और यहाँ पे जो लेटेस्ट होता है वो 84.39 मीटर का यहाँ पे रहेगा। तो जो स्ट्रेट होती है, दो स्ट्रेट होती है दोस्तों यहाँ पे, फिर इसमें कर्व आ जाते हैं। तो जो स्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट यहाँ पे स्टैंडर्ड कितनी रहेगी, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 84.39 यहाँ पे मीटर है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक की यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट डाले गए हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर फैक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन होती है, लेन की संख्या यहाँ पे 8 होती है और प्रत्येक लेन की जो चौड़ाई है वो 1.22 मीटर होती है। जो यहाँ पे जो लेन होती है, इन लेन की चौड़ाई भी कितनी रहेगी, तो प्रत्येक लेन की चौड़ाई है वो 1.22 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपना, महिलाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे महिला वर्ग में शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है। दोस्तों, व्हाट इज द वेट ऑफ शॉर्ट पुट इन वुमेन्स की बात कर रहे हैं अपन। वुमेन्स के अंदर जो शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट का मतलब है जो गोला है, गोले का वजन यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, महिला मेल और फीमेल दोनों में है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। तो महिला वर्ग की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 4 kg है वो शॉर्ट पुट का वेट यहाँ पे महिला वर्ग के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि महिला शॉर्ट पुट का जो व्यास है वो 95 से 110 mm यहाँ पे होता है। इसका वजन तो कितना रहेगा 4 किलो। और जो इसका सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, इसको डायमीटर की बात कर रहे हैं, इसका जो व्यास है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक 95 से 110 यहाँ पे यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है। अभी जस्ट अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वेट कितना है। महिलाओं के अपन ने देखा है कि महिला के यानी फीमेल की बात करें तो अपन ने देखा है कि इसके अंदर यहाँ पे 4 kg था। लेकिन अब यहाँ पे अपन मेल की बात कर रहे हैं और मेल के अंदर है वो यहाँ पे शॉर्ट पुट का वेट कितना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास के अंदर, सबसे पहले आते ही क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 3 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 7.260 ग्राम से 265 ग्राम तक, यहाँ पे 265 ग्राम तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट फुट से संबंधित मेंस के अंदर जितने फैक्ट है वो भी देख सकते हैं कि पुरुष शॉर्ट फुट का व्यास है वो 110 से 130 mm होता है। अभी अपन ने महिलाओं के अंदर देखा तो वो 95 से 110 था mm। अब यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं तो 110 से स्टार्ट हो गया वो 130 mm। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट फुट का जो सेक्टर होता है उसका यहाँ पे जो व्यास होता है वो यहाँ पे 2.135 मीटर यहाँ पे होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हैमर थ्रो का वजन महिला और पुरुष पुरुष वर्ग में है वो दोनों शॉर्ट पुट के समान यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो पुरुष वर्ग में हैमर थ्रो और महिला वर्ग में हैमर थ्रो है, दोनों का वेट है वो भी शॉर्ट पुट के समान यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि पेरी ओब्राइन तकनीक का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, यहाँ पे पेरी ओब्राइन टेक्निक की बात कर रहे हैं, वो कौन से गेम से रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरी ओब्राइन टेक्निक की बात करें वो कब बनी थी, तो यहाँ पे 1952 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक स्टार्ट हुआ था
उस समय यहाँ पे इसके टेक्निक का यहाँ पे निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर अपना 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों शॉर्ट फुट की सेट संबंधित टेक्निक है वो यहाँ पे पेरी ओब्रायन टेक्निक है, और 1952 का जो हेलेंसी की ओलंपिक है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके अंदर यहाँ पे ये टेक्निक सबसे पहले यहाँ पे काम में ली गई थी। देखा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ये तकनीक 1952 की हेलेंसी की ओलंपिक में प्रसिद्ध हुई थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेक्निक रहने वाली है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना कि लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों व्हाट इज द विड्थ रनवे ऑफ लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं अपन, वो कितना रहेगा। अब जो लॉन्ग जंप की बात करें दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो रनवे की बात करें ये इसका रनवे हो गया और ये इसका लैंडिंग एरिया हो गया मान लो। अब इसके अंदर है ये टेक ऑफ जोन हो गया। अब यहाँ पे जो रनवे है इसकी यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई है। यहाँ पे रनवे की लंबाई बात करें तो 40 से 45 मीटर इसकी रनवे की लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 1.22 मीटर जो स्ट्रेट जो अपना ट्रैक होता है, इस ट्रैक की जितनी भी लाइनें होती है इन लाइनों की चौड़ाई भी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 1.22 मीटर होती है और वो ध्यान रखना साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जंप का रनवे है उसकी भी यहाँ पे चौड़ाई 1.22 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों अभी लंबाई पूछी गई है, अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा है कि इसकी चौड़ाई पूछी गई थी। अब मैंने बताया है तो ये रनवे है लॉन्ग जंप का और ये इसका लैंडिंग एरिया है। अभी अपन ने इसकी चौड़ाई देखी है कि 1.22 मीटर है, लेकिन अभी इसकी लेंथ पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है वो कितनी रहेगी। 30, 35, 40, 45। क्वेश्चन नंबर है अपने को यहाँ पे 6 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40 मीटर। वैसे देखा जाए तो 40 से 45 हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट अगर 40 और 45 दो अलग अलग फिगर में है तो अपने को 40 मीटर है इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि लंबी कूद में टेको बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है। टेको बोर्ड की चौड़ाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेको बोर्ड लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे टेको बोर्ड की चौड़ाई पूछी गई है। अब ये अपना यहाँ पे वही बात बार बार है कि ये लॉन्ग जंप का यहाँ पे क्या हो गया, ये रनिंग रनवे हो गया और ये यहाँ पे लैंडिंग एरिया और यहाँ पे लगा हुआ होता है यहाँ पे टेको बोर्ड। तो इस टेको बोर्ड की चौड़ाई पूछी गई है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है। तो दोस्तों जो टेको बोर्ड जिसके ऊपर अपन पैर रख के हैं वो छलांग लगा के आगे जाके गिरते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 20 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे टेको बोर्ड, जो ये टेको बोर्ड लगा हुआ होता है इसकी यहाँ पे ध्यान रखना है चौड़ाई है वो चौड़ाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि महिलाओं के लिए तस्तरी यानी डिस्कस है उसका वजन कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, डिस्कस की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ डिस्कस इन फॉर वोमेन्स की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे तस्तरी है। और तस्तरी की बात करें तो इसके अंदर है वो यहाँ पे महिलाओं के अंदर इसका वेट कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3, 4। डिस्कस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 8 रहेगा और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों महिलाओं के अंदर है वो इसका 1 किलोग्राम यहाँ पे वेट रहता है। तो वेट की बात कर रहे हैं अपन वो 1 kg रहेगा और इसका डायमीटर सरकमफ्रांस की बात करें वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इसका वेट 1 किलोग्राम रहेगा, लेकिन महिला के डिस्कस का जो व्यास होता है डायमीटर की बात कर रहे हैं वो 180 से 182 mm यहाँ पे रहेगा। तो डायमीटर को भी अपन को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। पुरुषों के लिए तस्तरी का वजन कितना होता है। दोस्तों जब व्हाट इज द वेट डिस्कस फॉर मेन की बात कर रहे हैं अपन, अभी अपन ने वुमेन्स के अंदर देखा है डिस्कस का वजन है वो 1 kg होता है डिस्कस का वजन वुमेन्स के अंदर, लेकिन अब अपन यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं और इसका अपन ने डायमीटर भी देखा था 180 से 182 mm होता है दोस्तों यहाँ पे वुमेन्स के अंदर। अब यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 2 किलोग्राम। यहाँ में महिलाओं के अंदर होता है वो 1 किलोग्राम होता है और पुरुष के अंदर है वो 2 किलोग्राम डिस्कस का वजन यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों ही कोरिलेटेड करके अपने को पढ़ना है। पुरुषों का जो डिस्कस है उसका
जो डायमीटर है वो 219 से 221 mm यहाँ पे रहता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। महिलाओं के अंदर अपन ने क्या देखा था, तो महिलाओं के अंदर है वो अपन ने यहाँ पे 180 से 182 देखा था mm डायमीटर। वेट की बात करें, पुरुष के अंदर 2 किलो और महिलाओं के अंदर है 1 kg यहाँ पे डिस्कस का वेट होता है। तो दोनों को कोरिलेटेड करके अपने को यहाँ पे स्टडी करनी है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि डिस्कस थ्रो सेक्टर का व्यास कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस थ्रो सेक्टर है उसका डायमीटर पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 2.135 मीटर, डायमीटर 1.22 मीटर, 1.94 मीटर। डिस्कस थ्रो सेक्टर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। जो अपना डिस्कस थ्रो सेक्टर होता है, सर्किल होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस कहाँ पे फेंकते हैं, तो इसका है वो यहाँ पे सरकमफ्रांस डायामीटर पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इसका अगर लैंडिंग सेक्टर 34.92 होता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस का सेक्टर सर्किल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अपना 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कि डिस्कस की बात करें तो वो यहाँ पे डायमीटर है, वो यहाँ पे इसका डायमीटर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे डिस्कस के अंदर है डायमीटर, और यहाँ पे जो शॉर्ट फुट है उसके अंदर है यहाँ पे 2.135 मीटर यहाँ पे रहेगा। तो दोनों में अपने को थोड़ा सा इसमें अंतर यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि सर्कल के दोनों तरफ है वो 75 सेंटीमीटर लंबी है, फाउल लाइन यहाँ पे होती है। जो ये अपना सेक्टर सर्किल है उसके दोनों तरफ है क्या रहती है, 75 सेंटीमीटर की है वो यहाँ पे फाउल लाइन है। यानी इसमें खिलाड़ी क्या करता है, थ्रो करने के बाद में है वो इन लाइनों से आगे की तरफ नहीं निकल सकता है, इनसे पीछे की तरफ ही है वो बाहर आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि डिस्कस थ्रो के लैंडिंग एरिया का कोण कितना होता है दोस्तों यहाँ पे। व्हाट इज द लैंडिंग सेक्टर एंगल, डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया डिस्कस थ्रो के अंदर, ये अपना सेक्टर सर्किल है, थ्रोइंग सर्किल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 75 सेंटीमीटर दोनों तरफ फाउल लाइन होती है, और ये अपना यहाँ पे लैंडिंग एरिया होता है। अब इसका अपन ने सेक्टर सर्किल देख लिया, इसका डायमीटर यहाँ पे सेंटर सर्किल होता है किसका, डिस्कस थ्रो के अंदर। अब इसका लैंडिंग एरिया की बात कर रहे हैं, लैंडिंग एरिया का जो कोण है, एंगल है, वो अपन बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। और मैंने बताया बता दोस्तों यहाँ पे कि जो इसका एंगल होता है, इसका यहाँ पे कोण होता है वो यहाँ पे 34.92 डिग्री यहाँ पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा कि ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब हुआ। दोस्तों व्हेन वाज सिंथेटिक ट्रैक फर्स्ट यूज इन ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो ओलंपिक के अंदर जो सिंथेटिक ट्रैक होता है, दोस्तों ट्रैक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंडर, क्ले, ग्रास, मड, और यहाँ पे सिंथेटिक। तो यहाँ पे लेटेस्ट सिंथेटिक ट्रैक चल रहा है, इससे पहले यहाँ पे मड यानी मिट्टी के ट्रैक थे। क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1968 का मेक्सिको सिटी ओलंपिक था, उसके अंदर पहली बार है वो ट्रैक है वो सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पे यूज किया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों अपने को। यहाँ पे फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट दिया गया है कि 400 मीटर दौड़ पहली बार है वो 1924 के जो पेरिस ओलंपिक है उसके अंदर यहाँ पे हुई थी। यानी 400 मीटर की जो स्टैंडर्ड यहाँ पे दौड़ थी, 400 मीटर की मानक दूरी है, वो पहली बार है 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे मानी गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे कि एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन एएएफआई का नाम से जानते हैं। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, जिसे अपन एएएफआई के नाम से जानते हैं। एथलेटिक्स कंडक्ट करवाने के लिए अपनी जिम्मेदार संस्था होती है। इसका गठन कब किया गया था, 1948, 52, 46, 68। क्वेश्चन नंबर अपने को 13 बताना है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1946 के अंदर एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे गठन किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है कि प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो 1983 के अंदर यहाँ पे आयोजित की गई थी। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों। यहाँ पे द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है, वो किसकी रहेगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। पीटी उषा, हुसैन बोल्ट, मिल्खा सिंह, सुनील छेत्री, किससे रिलेटेड रहेगी। द रेस ऑफ माई लाइफ की बात कर रहे हैं अपन, ऑटोबायोग्राफी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है दोस्तों यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। मिल्खा सिंह की है वो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा कि स्टैंडर्ड ट्रैक में आदर्श लेन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों मैंने बहुत पहले भी बताया था इसी प्रश्न उत्तरी में कि व्हाट इज द आइडियल विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक लेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि अपना जो यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं, लंबी कूद के अंदर जो रनवे होता है और वो यहाँ पे ये लैंडिंग एरिया होता है, तो रनवे की मैंने चौड़ाई बताई थी कितनी थी, 1.22 मीटर थी। और साथ ही में इसके साथ साथ मैंने बताया था कि ट्रैक की जितनी भी लाइनें होती है, इन लाइनों की चौड़ाई भी है वो यहाँ पे कितनी रहेगी, वो भी 1.22 मीटर रहेगी। अगर फिट में देखें तो लगभग 4 फीट यहाँ पे रहती है। क्वेश्चन नंबर अपना 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.22 मीटर। और फिट के अंदर देखें तो 4 फीट है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक की प्रत्येक लेन की यहाँ पे चौड़ाई होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा ऊंची कूद की तकनीक कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विशेष टेक्निक ऑफ हाई जंप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाई जंप की टेक्निक कौन सी रहेगी, स्टर्न रोल, स्ट्रेडल, फॉस्फोरी फ्लॉप या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे फॉस्फोरी फ्लॉप है 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक के अंदर यहाँ पे बनी थी और यहाँ पे हाई जंप की टेक्निक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल, फॉस्फोरी फ्लॉप, सीजर, ये जितनी भी टेक्निक होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हाई जंप से रिलेटेड टेक्निक है ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल, फॉस्फोरी फ्लॉप, सीजर, ये जितनी भी टेक्निक होती है वो यहाँ पे हाई जंप से रिलेटेड यहाँ पे टेक्निक रहने वाली है। देखिए दोस्तों फैक्ट दिया गया है और फैक्ट मैंने बता भी दिया है कि फॉस्फोरी फ्लॉप टेक्निक है वो 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक है उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले लोकप्रिय हुई थी। और जो 1952 का हेलेन सिंह की ओलंपिक है उसके अंदर यहाँ पे पेरी ओब्राइन टेक्निक है शॉर्ट पुट वाली यहाँ पे फेमस हुई थी, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे कि इनसाइड ट्रैक किसकी जीवनी है। इनसाइड ट्रैक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, ये किसकी बायोग्राफी है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, हुसैन बोल्ट या कार्ल लिविस। इनसाइड ट्रैक की बात करें अभी अपन ने देखी दोस्तों यहाँ पे द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ है वो किसकी थी, द रेस ऑफ माई लाइफ वो यहाँ पे मिल्खा सिंह की थी, वो अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इनसाइड ट्रैक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसकी रहेगी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 के अंदर ऑप्शन नंबर डी कार्ल लेविस। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कार्ल लेविस की है वो यहाँ पे इनसाइड द ट्रैक है वो बायोग्राफी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा कि प्लेटो किस गतिविधि में विजेता रहा था। दोस्तों यहाँ पे प्लेटो है वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे विनर था वो बताना है। बीबासिस हो गया, टोक्सोटोज, पेनक्रेशन, तैराकी यानी स्विमिंग। दोस्तों यहाँ पे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, फिजिकल एजुकेशन के अंदर तीन अपने को मेन यहाँ पे दार्शनिक याद रखने हैं, जिसके अंदर सुकरात, यहाँ पे प्लेटो और लास्ट में आता है अरस्तु। ये अपने को ध्यान रखना है, सिक्वेंस है इनका, यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य है वो यहाँ पे अरस्तु रहेगा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्लेटो किस गतिविधि से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रेशन। और पेनक्रेशन से एक्टिविटी में यहाँ पे विजेता था। और पेनक्रेशन है दो खेलों का गेम का मिश्रण है, जिसके अंदर एक यहाँ पे बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी प्लस दूसरा यहाँ पे कुश्ती यानी रेसलिंग होती है। तो ये रेसलिंग कुश्ती से सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे था। देखो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या रहेगा कि पेनक्रेशन, कुश्ती और मुक्केबाजी। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रेसलिंग और बॉक्सिंग का मिक्स गेम है, वैसे देखा जाए तो स्पेशल है वो यहाँ पे रेसलिंग कुश्ती से संबंधित यहाँ पे था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों अपने कि ई फोर्स किस काल से संबंधित था। ई फोर्स किस काल से संबंधित था वो अपने को यहाँ पे बताना है। रोम, स्वीडन, स्पार्टा, इटली। अब ई फोर्स क्या था दोस्तों, ई फोर्स है वो यहाँ पे आधिकारिक सैनिक नियुक्ति थी, यहाँ पे राज्य के द्वारा है वो सैनिक नियुक्तियां वो थी, उसे अपन ई फोर्स के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा। ई फोर्स है वो स्पार्टा से संबंधित था। और अब अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ई फोर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा में राज्य के द्वारा नियुक्त अधिकारी को अपन ई फोर्स कहते थे। स्पार्टा जिसमें सैनिक यहाँ पे गतिविधियां फेमस थी, उसमें जो राज्य के द्वारा नियुक्त अधिकारी है उसे अपन ईपोर्स कहते थे। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा शिक्षा प्रणाली है उसे अपन एगोग के नाम से जानते थे।
साथ ही में सैनिक नृत्य है उसे अपन पायरेहिक के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जिम्नास्टिक नृत्य को अपन बीबासिस के नाम से जानते हैं। सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा अपना, खेलों का स्वर्ण काल किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे विच कंट्रीज कॉल गोल्डन एज ऑफ गेम्स की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ गेम्स की बात करें, खेलों का स्वर्ण काल है वो किसे कहते हैं अपन। रोम, डेनमार्क, यूनान, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे यूनान को अपन किस नाम से जानते हैं, तो खेलों के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे यूनान का स्वर्ण काल किस नाम से जानते हैं, तो ये तो खेलों का स्वर्ण काल है, तो इस अपन यूनान के नाम से जानते हैं। और यूनान का स्वर्ण गोल्डन पीरियड देखा जाए तो वो यहाँ पे उत्तर एथेंस काल को जाना जाता है। तो अपने को दोनों में यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, कुश्ती में खिलाड़ी की ड्रेस का रंग कौन सा होता है दोस्तों। यहाँ पे कुश्ती के अंदर पूछ रहे हैं व्हाट आर द कलर ड्रेस वर्न इन कुश्ती। रेसलिंग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो अपने को यहाँ पे बताना है। कुश्ती में खिलाड़ी की ड्रेस का रंग कौन सा होता है। लाल, काला, नीला, लाल, या फिर हरा सफेद, या फिर लाल पीला। दोस्तों रेसलिंग के अंदर दो खिलाड़ी होते हैं, और दोनों ही खिलाड़ियों के अंदर है वो अलग अलग यहाँ पे उनकी ड्रेस होती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ब्लू एंड रेड, एक खिलाड़ी है वो ब्लू, दूसरा यहाँ पे रेड है, लाल है ड्रेस यहाँ पे पहनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। प्रत्येक मुकाबला 6 मिनट यानी 2-2 मिनट के हैं, 3-3 मिनट के हैं, वो यहाँ पे 2 बाइट यहाँ पे करवाई जाती है। ध्यान रखना है। साथ ही में फ्री स्टाइल कुश्ती है वो 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल हुई थी। फ्री स्टाइल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें तो यहाँ पे 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे मेट का आकार है कुश्ती के अंदर वो 12x12 मीटर, और सेंटर सर्किल है वो 1 मीटर का रहता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो ये फैक्ट है, सभी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा कि इंट्रामुलर प्रतियोगिता कौन सी होती है दोस्तों। यहाँ पे व्हाट एन इंट्रामुलर कंपटीशन है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। आउटसाइड इन इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनल इंटरनेशनल लेवल, या विद इन द इंस्टीट्यूट। इंट्रामुलर की बात करें दोस्तों, दो प्रकार की होती है, एक इंट्रामुलर होती है, दूसरा एक्स्ट्रामुलर यहाँ पे होती है। अब इंट्रामुलर है एक ही संस्था के अंदर होती है, एक ही संस्था मान लो एक यहाँ पे कॉलेज है और उसके अंदर यहाँ पे अलग अलग क्लास है, उनके बीच में यहाँ पे गेम्स एक्टिविटीज करवाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 22 रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। विद इन जो इंस्टीट्यूट है, संस्था के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज करवाई जाती है वो सब इंट्रामुलर के अंदर यहाँ पे आयोजित होती है। देखिए दोस्तों फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि एक्स्ट्रा मुरर प्रतियोगिता दो संस्थाओं के बीच में होती है। ये दो संस्थाओं के अलग अलग, मान लो दो स्कूल अलग ही स्कूल हैं, उनके बीच में वो एक्स्ट्रा मुरर होगी। साथ ही में दोस्तों एक्स्ट्रा मुरर नेतृत्व और खेल भावना विकसित करती है। इंट्रामुलर क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे इंट्रामुलर क्या करती है, तो यहाँ पे लीडरशिप और यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप है उसको भी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों यहाँ पे कि एकल या युगल खेलों में कौन सी प्रतियोगिता चुनी जाती है। विच टूर्नामेंट इज शेड्यूल सिंगल एंड डबल गेम्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से सिंगल और डबल के अंदर कौन सी सुटेबल यहाँ पे टूर्नामेंट रहेगा, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, या फिर चैलेंज टूर्नामेंट। तो दोस्तों जितने भी सिंगल, इंडिविजुअल और जो मिक्स गेम होते हैं, जैसे मान लो बैडमिंटन, टेनिस, रेसलिंग, इनके अंदर जो कंपटीशन आयोजित करवाए जाते हैं वो सब के सब यहाँ पे ध्यान रखना रैंकिंग के लिए यहाँ पे आयोजित करवाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चुनौती प्रतियोगिता चैलेंज देकर है वो अपनी रैंकिंग सुधार के लिए, रैंकिंग के लिए है ये कंडक्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं, और उनके लिए जो टूर्नामेंट होता है वो यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है, टूर्नामेंट है वो 4 टाइप का होता है। उनमें से जो संयुक्त प्रतियोगिता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, वो लीग और नॉकआउट दो प्रतियोगिताओं का मिश्रित रूप है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा कि मैच हारती टीम बाहर हो जाती है, ये किस प्रतियोगिता में होता है दोस्तों। यहाँ पे इन विच टूर्नामेंट द टीम गेट एलिमिनेटेड आफ्टर वन लॉस।
यानी एक बार में ही टीम अगर हार जाती है एक मैच तो पूरी प्रतियोगिता से बाहर कर दी जाती है। ये कौन सा टाइप का टूर्नामेंट रहेगा? राउंड रोबिन, एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन या फिर चैलेंज? क्वेश्चन नंबर अपना 24 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लीग जिसे आप नॉकआउट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नॉकआउट जिसे अपन एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, अगर टीम एक बार एक भी मैच हार जाती है तो उसे दोबारा खेलने का यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पे 24, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा एलिमिनेशन, जिसे अपन नॉकआउट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। फैक्ट दिया गया है कि एलिमिनेशन को अपन नॉकआउट भी बोलते हैं, और ये सिंगल और डबल दो प्रकार की यहाँ पे नॉकआउट होती है, एक सिंगल और दूसरी डबल। सिंगल नॉकआउट में एक बार हारते ही बाहर कर देते हैं, और डबल नॉकआउट में है वो टीम को दो बार हार जाती है तो उसको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 25, पावर ऑफ टू का संबंध किस प्रतियोगिता से है? दोस्तों यहाँ पे पावर ऑफ टू की बात कर रहे हैं, वो कौन सी टूर्नामेंट से रिलेटेड है? राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन या चैलेंज? दोस्तों पावर ऑफ टू के अंदर क्या करते हैं अपन, बाइज को देते हैं, जो बाइज की संख्या है वो निकालते हैं, और बाइज निकालते हैं वो अपन एक कौन सा टूर्नामेंट के अंदर निकालते हैं? तो वो ध्यान रखना दोस्तों, अपन नॉकआउट टूर्नामेंट है उसके अंदर, जिसे अपन एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर अपन बाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 2 रहेगा, 25 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन टूर्नामेंट है जिसके अंदर अपन बाई देते हैं और जिसे अपन नॉकआउट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ टू है वो एलिमिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट दिया गया है कि बाई की गणना है वो नॉकआउट प्रतियोगिता में की जाती है, और वो ध्यान रखना दोस्तों, पावर ऑफ टू के आधार पर यह है वो बाई की कैलकुलेट अपन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, ओलंपियन कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे कमलप्रीत कौर की बात कर रहे हैं, वो कौन से गेम से रिलेटेड है? शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो? कमलप्रीत कौर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 26 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, कमलप्रीत कौर है वो डिस्कस थ्रो से रिलेटेड रहेगी, यानी तस्तरी फेंक से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो कमलप्रीत कौर भारत की डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, और डिस्कस का जो वुमेन्स के अंदर वजन होता है दोस्तों, मैंने बताया भी था वो कितना है, 1 kg यहाँ पे होता है, और इसका सरकम फ्रांस में मैंने बताया था कि 180 से 182 है वो यहाँ पे यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, जूडो स्पर्धा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों जूडो के अंदर जो यहाँ पे एरिया होता है, कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है, उस कॉन्टेक्स्ट एरिया की अपन बात कर रहे हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? हाजमे, जिजित्सु, सियाजो, जूडोको? वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 के अंदर बताना है, जूडो स्पर्धा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सियाजो। जूडो का जो कॉन्टेस्ट एरिया होता है उसे अपन सियाजो के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय जूडो संघ, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की बात करें, वो यहाँ पे 1951 के अंदर बना था, और यहाँ पे लूसान इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर रहने वाला है। जूडो का प्राचीन नाम है वो भी ध्यान रखना है, जिजित्सु के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्रोत से जो यहाँ पे अंक होता है जूडो के अंदर, उसे अपन इपोन के नाम से जानते हैं। तो तीनों है वो यहाँ पे फैक्टर है वो भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे, जूडो खेल का जन्मदाता कौन है? दोस्तों यहाँ पे हु इज द फाउंडर ऑफ जूडो की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जिगारो कानो, विलियम जेम्स, विंटर बॉटम या एंडरसन? जूडो की बात कर रहे हैं, जूडो है वो जापान का गेम है दोस्तों यहाँ पे, और इसकी शुरुआत वो 1882 के अंदर यहाँ पे की गई थी, 1882 में। वो किसके द्वारा इसका इजाद किया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की बात कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, डॉक्टर जिगारू कानो है उसके द्वारा यहाँ पे 1882 के अंदर जूडो खेल की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जिगारो कानून ने 1882 में जूडो की स्थापना यहाँ पे की थी। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पूछा भी गया है, फाउंडर ऑफ यहाँ पे जूडो का रहेगा वो डॉक्टर जिगारो कानून यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 29,
बेटन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे बेटन कप की बात कर रहे हैं, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या एथलेटिक्स? क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना है। बेटन कप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 29 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बेटन कप है वो ध्यान रखना है दोस्तों, हॉकी से रिलेटेड यहाँ पे प्रतियोगिता होती है। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो बेटन कप है वो हॉकी से रिलेटेड है। और इसकी स्थापना की बात करें अपन यहाँ पे, स्थापना की बात करें तो ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ध्यान रखना, दुनिया की भी सबसे पुरानी फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है वो बेटन कप है, जिसकी शुरुआत वो 1895 के अंदर है बंगाल की हॉकी एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे की गई थी। इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे। अगला है कि नामकरण है वो बेटन कप कैसे निकला है? तो नाम है जो ब्रिटिश अधिकारी जज थॉमस ड्यूरेंट बेटन के नाम पर है, वो यहाँ पे बेटन कप यहाँ पे निकला था। ये इंपोर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जूडो में सर्वोच्च स्कोरिंग पॉइंट क्या होता है? जूडो के अंदर जो सर्वोच्च स्कोरिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंटिंग कौन सा रहेगा? सिद्धो, हाजमे, इप्पोन, यूको? दोस्तों जूडो जो 1882 के अंदर यहाँ पे डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अंदर है वो सर्वोच्च स्कोरिंग पॉइंट की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इप्पोन है वो जूडो का सबसे यहाँ पे ध्यान रखना है हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 31। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन कब हुआ दोस्तों? व्हेन वाज द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की बात करें 2000, 2002, 2004, 2006? अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 31 रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 2004 के अंदर है वो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन यहाँ पे किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, 2004 में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन। साथ ही हम दोस्तों पुरुष के अंदर इसकी मैदान की लंबाई चौड़ाई देखे तो 13 बाई 10 मीटर यहाँ पे लंबा पुरुष के अंदर। लोना होता है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं लोना के, क्योंकि अगर एक बार पूरी टीम आउट हो जाती है तो उसको अपोजिट टीम होती है उसको 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसे अपन लोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे कि वर्ल्ड फेयर गेम्स के रूप में कौन सा ओलंपिक जाना गया? वर्ल्ड फेयर गेम्स के रूप में बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, कौन सा ओलंपिक जाना गया है? 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो, 1904 सेंट लुइस ओलंपिक या 1908 लंदन ओलंपिक? वर्ल्ड फेयर गेम्स की बात करें दोस्तों, वैसे देखा जाए वर्ल्ड फेयर गेम्स है सन 1900 का ओलंपिक भी जाना जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे राइट रहेगा वो क्वेश्चन नंबर अपना 32 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। सन 1904 का जो सेंट लुइस ओलंपिक है वो यहाँ पे वर्ल्ड फेयर गेम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट अलग से दिया गया है, फैक्ट का थोड़ा ध्यान रखना है। सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था, सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है उसके अंदर है वो पहली बार महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ये भी अपने को यहाँ पे अलग से याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। जनवरी 2026 में 75वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर अपने को 33 के अंदर बताना है कि जो 2026 के अंदर जो 75वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसका विनर कौन रहेगा? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताना है। चलो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर देगा दोस्तों यहाँ पे 33 के अंदर, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु इसका सही आंसर रहेगा। और इसके अंदर भी देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर है वो यहाँ पे रेलवे सर्विसेज है, जो रेलवे की सर्विसेज है उसके द्वारा टीम के द्वारा जीता गया था, रेलवे सर्विसेज के द्वारा यहाँ पे ये गेम जीता गया था। अब फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय संस्था है फीबा बोलते हैं जो 1932 के अंदर बनी थी। और यहाँ पे जो बास्केटबॉल है उसका ग्राउंड का मेजरमेंट है वो 28 बाई 15 मीटर यहाँ पे रहेगा। तो फीबा की स्थापना पे फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है 1932 के अंदर यहाँ पे बनी थी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखे तो दोस्तों यहाँ पे 50वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन 2024 का विजेता कौन है? वो अपने को यहाँ पे बताना है।
50वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन 2024 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। विश्वनाथन आनंद, कार्लोस डेनियल अल्ब्रोनेज केबरेरा या फिर मैग्नस कार्लसन, अरविंद चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर अपना 34 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 50वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन 2024 की बात करें तो वो कार्लोस डेनियल अल्बोरेनेज केब्रेका द्वारा यहाँ पे जीता गया था। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टूर्नामेंट है लारोडा इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे वो चेस यानी शतरंज से संबंधित यहाँ पे टूर्नामेंट होता है। शतरंज की बात कर रहे हैं, चेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे शतरंज की जो फिडे संस्था होती है उसे अपन फिडे बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और शतरंज का प्राचीन नाम है वो यहाँ पे चतुरंग यहाँ पे रहने वाला है। दोनों को अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? अब देखिए दोस्तों अपन ने यहाँ पे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। पंजाब इसका विनर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे। फैक्ट दिया गया है कि विजेता है वो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो विजेता है वो पंजाब है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। उप विजेता है वो एमपी मध्य प्रदेश है जिसने सिल्वर मेडल जीता। और तीसरा स्थान है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्थान है वो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसका आयोजन यहाँ पे 15वीं हॉकी सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी है हॉकी है उसका यहाँ पे आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, ये आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 35 क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।